नमस्कार। हाल में ना एविएशन सेफ्टी को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ी हैं, खासकर कुछ घटनाओं के बाद। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी और आंकड़े उपलब्ध हैं उनको देखेंगे। ये आंकड़े ना भारतीय एविएशन इंडस्ट्री और खासकर कुछ एयरलाइंस और प्लेन बनाने वाली कंपनियों की सेफ्टी पैटर्न पर गंभीर सवाल उठाते हैं। तो देखते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से क्या बातें अहम हैं। क्या वाकई कोई चिंता की बात है? चलिए हाल की घटनाओं से ही शुरू करते हैं। वो जो अहमदाबाद में हुआ, उसके फौरन बाद सिर्फ 5 दिन में एयर इंडिया की 5 फ्लाइट्स रोकनी पड़ी सेफ्टी कारणों से। कभी तकनीकी खराबी, कभी लैंडिंग गियर में दिक्कत, इस तरह के मामले थे। ये तो बस एक छोटी सी झलक है शायद। बिल्कुल, और ये कोई अचानक से शुरू हुई बात नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, मतलब 1980 से भारत में जो बड़े घातक प्लेन हादसे हुए हैं, तो एक पैटर्न दिखता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। 8 बड़े हादसों में से 7 एयर इंडिया की फ्लाइट्स थीं और उन्हीं 8 में से 7 हादसों में बोइंग के विमान शामिल थे। 8 में से 7, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और साल 2000 के बाद भी जब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, तब भी एयर इंडिया और बोइंग से जुड़े 3 घातक हादसे हुए, जबकि एयरबस से जुड़ा एक भी नहीं। तो मतलब इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना मुश्किल है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो रेगुलेटर है अपना DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो क्या कर रहा है? सुनने में आता है उनकी इंटरनेशनल सेफ्टी रेटिंग तो 85% से ऊपर है, जो दुनिया के औसत से भी अच्छी है। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं ये काफी नहीं है। ये क्या चक्कर है? देखिए, रेटिंग अपनी जगह है, पर असलियत में कई खामियां हैं सिस्टम में। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ बहुत ज़रूरी सेफ्टी सिस्टम्स, जैसे कि एडवांस्ड स्टॉल प्रोटेक्शन, जो प्लेन को एकदम से धीमा होकर गिरने से बचाता है, या फिर इंजन में आग लगने पर उसे बुझाने वाले बेहतर सिस्टम्स, इनको ना ऑप्शनल रखा गया है। ऑप्शनल मतलब एयरलाइन चाहे तो लगाए, चाहे तो ना लगाए। हाँ, मतलब एयरलाइन कॉस्ट कटिंग के लिए इनको नजरअंदाज कर सकती है। ये एक बड़ी दिक्कत है। तो मतलब सेफ्टी सीधे सीधे बजट पर आ गई काफी हद तक। और दूसरी बड़ी खामी है हादसों की जांच का तरीका। अक्सर क्या होता है कि जांच DGCA खुद ही कर लेती है अपने ही अंदर, जबकि जो इंटरनेशनल नियम है ICAO Annex 13, वो साफ कहता है कि जांच एयरलाइन और रेगुलेटर दोनों से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में है, वैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। सही बात। और अगर नियम तोड़े जाएं तो सजा। 2023 में इंडिगो ने 4 टेल स्ट्राइक की घटनाएं रिपोर्ट की। मतलब लैंडिंग या टेक ऑफ पर प्लेन का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो जापान एयरलाइंस वाला भयानक हादसा याद है? वो सालों पुरानी टेल स्ट्राइक की अधूरी मरम्मत का नतीजा था। फिर भी इंडिगो पर फाइन कितना लगा? सिर्फ 30 लाख रुपए। और एयर इंडिया, खराब सर्विस या रख रखाव में लापरवाही की खबरें तो आती रहती हैं, पर उन पर शायद ही कोई बड़ा जुर्माना लगता हो। जबकि अमेरिका में तो एयरलाइंस पर अरबों डॉलर के फाइन लगे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक अहम बात सामने आती है। फाइन्स इतने कम है कि वो रोकते ही नहीं किसी को, मतलब डिटरेंट का काम नहीं करते। जब हजारों जाने दांव पर हो और फाइन सिर्फ लाखों में, तो सवाल उठता है कि क्या सेफ्टी वाकई में प्रायोरिटी है या बस खाना पूर्ति चल रही है। और ये लापरवाही सिर्फ मेंटेनेंस तक नहीं है। पायलटों पर जो काम का बोझ है, थकान, फटीग जिसे कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। थकान से क्या होता है? पायलट का फैसला लेने का तरीका, उसका रिएक्शन टाइम, सब पर असर पड़ता है। और ये चीज जैसे कोलगन एयर 2009 या एयर इंडिया एक्सप्रेस 2010 का हादसा इनमें कारण बनी थी। DGCA ने आराम के घंटे बढ़ाने के नियम तो बनाए, पर एयरलाइन लॉबी का इतना प्रेशर है कि उन्हें लागू करने में देरी हो रही है। और ये मेंटेनेंस की बात करें तो एयर इंडिया पर तो ये भी आरोप लगे हैं कि 15 साल से ज्यादा पुराने विमानों को ठीक से रिफर्बिश तक नहीं किया गया। कभी बिजनेस क्लास में पानी टपक रहा है, कहीं तार लटक रहे हैं, ऐसी खबरें भी आई। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और हद तो ये है कि 2023 में सेफ्टी जांच की नकली रिपोर्ट जमा करने के भी आरोप लगे। नकली रिपोर्ट, सीरियसली? हाँ, और वो भी सेफ्टी चेक की। और दिसंबर 2022 वाली वो घटना, इंजन में खराबी पता चल गई है, फिर भी 6 दिन बाद उस प्लेन को उड़ा दिया 166 यात्रियों के साथ, सिर्फ इसलिए कि शेड्यूल बिजी था। ये तो सुनने में ही डरावना है। बिल्कुल। और फिर बात आती है प्लेन बनाने वाली कंपनी की, बोइंग की। वो 737 मैक्स वाला हादसा, जिसे MCAS स्कैंडल कहते हैं, वो साफ दिखाता है कि कैसे मुनाफे को सेफ्टी से ऊपर रखा गया। पुराने 737 में बड़े इंजन फिट करने थे,
उससे डिजाइन में जो गड़बड़ आई उसे छुपाने के लिए एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर डाल दिया, MCAS। पायलटों को पूरी जानकारी नहीं दी उसके बारे में, और जब वो फेल हुआ तो 2 भयानक हादसे हो गए। टी से समझौता, खराब पार्ट्स का इस्तेमाल, डिजाइन की खामियां, जैसे 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूजलाज यानी ढांचे में गैप्स की बात उठाई। बार्नेट ने तो इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम में 25% तक फेलियर रेट की बात कही थी। 25%? बाप रे। तो इन सब गंभीर समस्याओं का हल क्या है? क्या सिर्फ फाइन बढ़ाना या नए नियम बनाना काफी होगा? शायद उतना काफी ना हो। कुछ देशों के मॉडल हैं जिनसे सीख सकते हैं, जैसे कनाडा और न्यूजीलैंड। वहाँ जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो सरकार के फंड पर निर्भर नहीं है, वो यूजर फीस से चलती हैं, तो बिना किसी दबाव के ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाती हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर सिर्फ सिस्टम बदलना ही काफी नहीं है। जापान का उदाहरण बहुत अच्छा है। 1985 में उनके यहाँ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने सिर्फ नियम नहीं बदले, बल्कि सेफ्टी को लेकर एक पूरा कल्चर, एक संस्कृति ही बदल दी। हर कर्मचारी के अंदर पर्सनल जिम्मेदारी की भावना जगाई। उनका एक सेफ्टी प्रमोशन सेंटर है जहां उस हादसे के मलबे के हिस्से रखे हैं ताकि लापरवाही के नतीजे हमेशा याद रहें। और नतीजा 1985 से आज तक जापान में एक भी घातक पैसेंजर प्लेन हादसा नहीं हुआ है। तो मतलब हमने देखा कि कैसे तकनीकी खामियां, रेगुलेटर की कमजोरियां, पायलटों पर दबाव और रखरखाव में लापरवाही, ये सब मिलकर एक चिंताजनक तस्वीर बनाते हैं। और खासतौर पर एयर इंडिया और बोइंग का नाम इन आंकड़ों में बार-बार सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ नियमों या जुर्माने की बात नहीं रह गई है। ये एक सिस्टमिक और कल्चरल बदलाव की जरूरत है। एक ऐसा बदलाव जहां यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सच में सबसे ऊपर हो। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या हमारा मौजूदा सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफी है, या हमें जापान जैसे उदाहरणों से सीखकर बड़े और शायद तत्काल बदलाव करने की जरूरत है ताकि आगे ऐसे